welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to practice the general English paper, that is the grammar paper for NVS PGT teacher for subject English, which is important for each and every subject, right? चाहे आप English के हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, ये जो जनरल इंग्लिश पेपर है इसके क्वेश्चंस का आंसर आप सबों को करना है, राइट? सो वी आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2019, राइट? सो अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी के ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वन मोर थिंग, that we have already started a new course for NVS PGT English. So in this course, we provide daily 3 to 4 recorded classes. We provide live doubt clearing sessions. We provide revision classes. And in this course, we provide PDFs and most importantly, we provide MCQ test for you all. So, अगर जिन्होंने अभी तक इस कोर्स में enroll नहीं किया है, then use my coupon code that is Prerna05 to get 5% more off. Now coming to the topic, that is fill in the blanks with the most appropriate antonym of the underlined word in the sentence, right? So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोगों को मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम. एंटोनिम मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंटोनिम? एंटोनिम्स किसे कहते हैं? किसी को पता है? अगर पता है तो जस्ट कमेंट कीजिए. एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को, राइट? एंटोनिम्स होता है अपोजिट्स. अपोजिट्स सिंपल अपोजिट वर्ड्स को हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम आपको बताना है एंड देयर आर फ्यू ऑप्शंस, राइट? सो मैं अब क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ. दैट इज ही गेट्स रेगुलर प्रमोशन बिकॉज ही इज इंडस्ट्रियस बट हिज ब्रदर इज सो डैश एंड विलिंग टू वर्क. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको अपोजिट बताना है. एंड ये जो अंडरलाइन वर्ड है दैट इज इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करने वाला हो, राइट? एंड मेहनती का उल्टा क्या होता है? जो आलसी हो या फिर जो लेजी हो. तो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो वर्ड्स गिवन है इन द ऑप्शंस, इसमें से आलसी या फिर लेजी कौन सा वर्ड है? सो एनर्जेटिक. एनर्जेटिक मतलब क्या होता है? एनर्जी से भरा हुआ. तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ही कट गया इस वाले क्वेश्चन के लिए. प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट मतलब होता है तत्पर, राइट? इसे हम तत्पर कहते हैं. इंसोलेंट मतलब क्या होता है? इंसोलेंट मतलब होता है बदतमीज. तो क्या मेहनती और बदतमीज इसका अपोजिट हो सकता है क्या? इंसोलेंट. कैन यू गेस? नो, ये इंसोलेंट नहीं होता है, राइट? प्रॉम्प्ट मतलब तत्पर होता है, जो कि मेहनती का अपोजिट तो बिल्कुल नहीं है. इंसोलेंट मतलब होता है बदतमीज, जो भी इंडस्ट्रियस का अपोजिट नहीं है. सो ये जो इंडोलेंट है, इंडोलेंट मतलब क्या होता है? इंडोलेंट मतलब होता है लेजी. इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी. एंड ये जो मेहनती है उसका अपोजिट क्या होता है? आलसी या लेजी, जो मेहनत नहीं करना चाहता है. सो द आंसर विल बी इंडोलेंट. ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इंडोलेंट. और इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी. सो ही गेट्स रेगुलर प्रमोशन बिकॉज ही इज इंडस्ट्रियस बट हिज ब्रदर इज सो इंडोलेंट एंड विलिंग टू वर्क. यानी कि he gets regular promotion because he is industrious. इसका मतलब उसे रेगुलर प्रमोशन मिलती है बिकॉज वो मेहनती है. बट उसका जो भाई है he is so lazy. वो लेजी है बट वो willing to work है, वो काम करना चाहता है, राइट? सो ये आप लोगों को समझ में आ गया. एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट्स, राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. Identify the segment in the sentence which contains the grammatically error या फिर the grammatical error. क्वेश्चन क्या है? It is me who scored the winning goal in the match. ये जो सेंटेंस है इसमें हमें जो grammatical error है उसे फाइंड करना है, राइट? सो क्वेश्चन क्या है? It is me who scored the winning goal in the match. क्या 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला है who scored, दूसरा है in the match,
तीसरा है इट इज मी, या चौथा द विनिंग गोल। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर? एनी गेस? अगर आप कुछ आंसर करना चाहते हैं देन यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो क्या हो सकता है? इट इज मी हु स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द मैच। ये सेंटेंस तो सही लग रहा है बट इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि गलत है। तो कौन सा पॉइंट गलत है इसमें? तो गलत है हु स्कोर्ड तो बिल्कुल सही है, इन द मैच ये भी सही है, द विनिंग गोल ये भी सही है। गलत होगा इट इज मी, इट इज मी होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज मी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं इट्स मी, राइट। दोनों का मतलब सेम होता है बट यहाँ पर इट्स मी होगा एंड ये जो एरर पार्ट है दैट इज इट इज मी who scored the winning goal in the match। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? It's me who scored the winning goal in the match, right? Now question number 3 में आते हैं, that is select the most appropriate meaning of the given idiom, right? Idiom क्या दिया हुआ है? Stir up a hornet's nest, stir up a hornet's nest। इसका मतलब क्या होता है? To cause trouble, to spoil the show, to be scared या to be restless। What will be the answer? क्या होता है stir up a hornet's nest? ये hornet's nest ये थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का हो गया हमारे लिए राइट। hornet's nest ये टंग ट्विस्टर, आप लोग भी एक बार प्रोनाउंस कीजिए इसे, you will feel very awkward, right? So stir up a hornet's nest इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to cause trouble। सिंपल, इसका मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है to cause trouble। सिंपल, to spoil the show नहीं होगा, to be scared नहीं होगा and to be restless ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा to cause trouble, right? क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, select the correctly spelled word। select the correctly spelled word, that is benevolent, benevolent, benevolent या फिर benevolent। सारे स्पेलिंग्स सिमिलर आपको लग रहे हैं एंड इसमें से आप लोगों को क्या फाइंड करना है जो करेक्ट स्पेलिंग है। इट इज benevolent। क्या आपने ऐसा कोई वर्ड सुना है benevolent? मैंने नहीं सुना है benevolent, मैंने ये वर्ड नहीं सुना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा आते हैं benevolent, benevolent ये भी मैंने कभी नहीं सुना है, सो इट इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तीसरा आते हैं benevolent, ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है, benevolent ये थोड़ा सुना लग रहा है। एंड फोर्थ में आते हैं जो कि है benevolent, फोर्थ में आते हैं जो कि है benevolent। तो benevolent तो नहीं होगा, ये जो वर्ड है दैट इज benevolent ये नहीं होने वाला है, राइट? ये भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज benevolent। benevolent का मतलब क्या होता है? मैं आपको सिंपली हिंदी में बताती हूँ कि benevolent का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि philanthropist, जो परोपकार करता है, या परोपकारी को हम लोग इंग्लिश में philanthropist भी बोलते हैं। सो ये जो benevolent है ये होगा करेक्ट स्पेलिंग, जिसका मतलब होता है परोपकारी या फिर philanthropist। इंग्लिश में आप उसे philanthropist कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें क्या करना है? करेक्ट पैसिव फॉर्म को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन है? द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस। ये जो सेंटेंस दिया है इसे हम लोग को पैसिव वॉइस में सिलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन पैसिव वॉइस में जाएगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? A tree house has been built by the children, या फिर a tree house was built by the children। थर्ड है a tree house is being built by the children, या फिर फोर्थ a tree house are being by the children। तो a tree house है, तो a है तो एक ट्री हाउस है, तो a के साथ r तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जब एक चीज होता है तो उसके साथ r नहीं लगता है। हम लोग क्या यूज करते हैं? आई आर। हम लोग कभी नहीं यूज करते कि आई आर गोइंग, वी ऑलवेज यूज्ड वी आर गोइंग। अगर हम एक से
ज्यादा लोग हैं तो वी यूज आर, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही कट जा रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर। तो आर वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग एक ट्री हाउस बिल्ड कर रहे हैं, अ ट्री हाउस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ट्री हाउस है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, अ ट्री हाउस वाज बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या है, द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस, तो वाज तो नहीं है, वो लोग बना रहे हैं ना ट्री हाउस, तो वाज वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, दैट इज अ ट्री हाउस हैव बीन बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। सो नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 भी आप लोगों का यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। सो क्या होगा इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म, जो कि है द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस, का करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन, राइट। सो ये होगा इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि गलत हैं एंड इसमें से एक सेंटेंस करेक्ट है और आपको उसे चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या है, द नेट कास्ट हिज फिशरमैन होपिंग फॉर अ गुड कैच इनटू द रिवर। दूसरा ऑप्शन है, द फिशरमैन cast the river into his net hoping for a good catch. The river cast his net into the fisherman a good catch for hoping. या फिर the fisherman cast his net into the river hoping for a good catch. तो मैं आप लोगों को ना फर्स्ट से मतलब बताती हूँ। पहला जो ऑप्शन है, that is the net cast his fisherman hoping for a good catch into the river. मतलब वो जो नेट है वो फिशरमैन को कैच कर रहा है, राइट। वो फिशरमैन पे नेट को डाला है एंड क्यों, और गुड कैच के लिए वो होप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये कोई सेंटेंस का हमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, राइट। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। करेक्ट सेंटेंस मतलब क्या, वैसा सेंटेंस जिसे हम पढ़े एंड उससे कुछ मीनिंग निकले, राइट। एंड जिस सेंटेंस से कोई मीनिंग नहीं निकलता वो बिल्कुल भी करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, एंड जिससे मीनिंग निकलता है दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है, द फिशरमैन कास्ट द रिवर इनटू हिज नेट होपिंग फॉर अ गुड कैच। इसका मतलब क्या है, जो फिशरमैन है वो क्या किया है, वो ना रिवर पे क्या किया है, द फिशरमैन कास्ट द रिवर इनटू हिज नेट, यानी कि वो अपने नेट पे रिवर डाला है फॉर अ गुड कैच। क्या ऐसा होता है क्या कि रिवर को नेट पे डाला जाता है या फिर नेट को रिवर पे डाला जाता है। तो इस वाले ऑप्शन में क्या किया फिशरमैन ने कि फिशरमैन जो है कास्ट द रिवर इनटू हिज नेट, रिवर पे ही नेट पर ही रिवर को डाला है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं, दैट इज द रिवर कास्ट हिज नेट इनटू द फिशरमैन अ गुड कैच फॉर होपिंग। यहाँ तो रिवर ने ही फिशरमैन पे एक नेट डाल दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अब हम आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, दैट इज द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द रिवर होपिंग फॉर अ गुड कैच। यहाँ पर क्या है कि फिशरमैन ने क्या किया है, रिवर में नेट डाला है होपिंग फॉर अ गुड कैच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, that is select the most appropriate synonym of the given word earnest. Synonym मतलब क्या होता है, what do you understand by this word synonym? Synonym मतलब होता है similar words. Similar words को हम लोग synonym बोलते हैं एंड अपोजिट वर्ड्स को हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। आप लोगों को याद रहेगा, सिंपल याद रखिएगा, सिनोनिम मतलब सिमिलर, एस एस, तो आप लोगों को ये याद रहेगा। एंड एंटोनिम ऑटोमेटिकली वो अपोजिट वर्ड्स हो जाता है। बहुत लोगों को एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो मैं सिंपल आप लोगों को बता रही हूँ कि सिनोनिम एस से स्टार्ट होता है, तो एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सिमिलर, याद रखिएगा। एंड सिंपल एंटोनिम मतलब अपोजिट, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आप लोगों को सिनोनिम का मतलब याद रखना है, दैट इज सिनोनिम मतलब सिमिलर। So select the most appropriate synonym of the given word earnest.
पहले बताइए कि अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग अनरिलेटेड टू द गोल। यानी सिंपल, अर्नेस्ट मतलब होता है नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग अनरिलेटेड टू द गोल। सिंपल, नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, याद रखिएगा। तो इसमें से हम लोगों को इसका सिनोनिम फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? फेस्टियस। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लमजी। थर्ड ऑप्शन क्या है? सोलेम। एंड फोर्थ ऑप्शन है जोक्यूलर। तो फेस्टियस, फेस्टियस मतलब क्या होता है? फेस्टियस एंड जोक्यूलर, ये दोनों का ना सिमिलर मीनिंग होता है, राइट? सिमिलर, फनी, इसे आप फनी कह सकते हैं। सिंपल, आप फेस्टियस एंड जोक्यूलर को फनी कह सकते हैं, राइट? एंड क्लमजी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लमजी? नॉट एलिगेंट और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन। क्लमजी का मतलब क्या होता है? नॉट एलिगेंट और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन। सिंपल, याद रखना है, नॉट एलिगेंट और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन, राइट? एंड सोलेम मतलब क्या होता है? सोलेम मतलब होता है गंभीर, ठीक है? अर्नेस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग अनरिलेटेड टू द गोल। एंड फेस्टियस तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इस ऑप्शन में फेस्टियस एंड जोक्यूलर बिल्कुल कट जा रहा है, क्लमजी भी कट जा रहा है। सो सिमिलर वर्ड्स क्या है? नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एंड सोलेम, यानी कि गंभीर, तो ये दोनों सिमिलर हो रहा है, राइट? सो अर्नेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा सोलेम, याद रखिएगा, अर्नेस्ट का सिनोनिम सोलेम। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन, राइट? हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज, fill in the blanks with the most appropriate antonym of the underlined words in the sentence. पहला है, he gets regular promotion because he is industrious, but his brother is so indolent and willing to work. Industrious मतलब होता है मेहनती and indolent मतलब होता है lazy. सेकेंड में आते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स। सेंटेंस क्या है? इट इज मी हु स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द मैच। तो इसमें से ग्रामेटिकल एरर किसमें है? वो है इट इज मी में, राइट? अब हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसका जो ईडियम है, यानी कि स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का ईडियम जो है, ये जो ईडियम वर्ड है स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू कॉज ट्रबल, यानी कि मुसीबत पैदा करना, टू कॉज ट्रबल। फोर्थ में आते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैंने बताया कि बेनिवोलेंट इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब होता है परोपकारी, विच मीन्स फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, करेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हम लोगों को क्या करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस हम लोग को सिलेक्ट करना है। सो क्वेश्चन क्या है? द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन, इसका आंसर होगा अ ट्री हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कुछ आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हुए थे एंड उसमें से एक करेक्ट सेंटेंस को आप लोगों को चूज करना था। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ इस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द फिशरमैन cast his net into the river hoping for a good catch, right? And question number 7, ऑनेस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पे? नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग अनरिलेटेड टू गोल, यानी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, एनीथिंग जो गोल से रिलेटेड नहीं है एंड उस चीज से जो डिस्ट्रैक्ट ना हो उसे हम ऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट का मतलब हमारा क्या निकला इस ऑप्शन में? सिनोनिम क्या निकला? सोलेम। सोलेम मतलब होता है गंभीर, गंभीर मतलब भी होता है कि जो किसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड फेस्टियस एंड जोक्यूलर का मतलब मैंने बताया कि फनी होता है। एंड क्लमजी मतलब होता है जिसका एलिगेंट और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन ना हो, यानी कि वो बहुत हड़बड़ में हर कुछ काम जो करता है ना एंड वो उससे वो ढंग से नहीं होता है, उसे हम क्लमजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग यूज करते हैं कि शी इज so clumsy in doing any work, right? So
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है आप लोगों के साथ। सो वन थिंग मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड फॉर लिटरेचर पार्ट, अगर आप हमारे कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं, देन इनरोल टू द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। एंड इन दैट कोर्स I have already completed 3 to 4 topics related to the grammar parts. Enroll to the course as soon as possible. And that's all for today. Thank you so much for watching.